in, sir. यस 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 Good evening, sir. गुड इवनिंग। बैठिए 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 Thank you, sir. बैठिए। कुछ बताएंगे अपने बारे में? सर मेरा नाम आलोक प्रसाद है। मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन में आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। अच्छा, सर कब मेरी की बात है? हॉबी, हाँ सर, कब की बात है, कब किया? सर 2015 में मैं पास आउट हूँ। उसके बाद ठीक है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में करने के बाद भी आईआईटी से कोई जॉब नहीं मिलती उसमें? सर लगभग इंजीनियरिंग के दौरान सर मेरा मन बन चुका था सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो सर जो प्लेसमेंट मैं एक्चुअली में बैठा नहीं, तो सर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आ गया। और पिछले 5 साल से आप उसी में लगे हुए हैं। जी सर। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय आपने लिया, और वो भी तब जबकि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिल रहा है? जी सर मैंने ये सोचा तो नहीं था कि इतना लंबा समय निकल जाएगा। सर ये लगातार मेरा तीसरा इंटरव्यू है, लेकिन कुछ कारणवश और सर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस में मेरी कमी के चलते। कितने अंकों से पिछली बार छूट गए थे आप? सर 2017 में सर 3 अंक से और 18 में 8 नंबर से। अच्छा, चलिए इस बार क्या उम्मीद है आपको आलोक? सर पहले से बेहतर उम्मीद है। अच्छा, और मुझे एक बात और बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग तो यूपीएससी में सब्जेक्ट की लिस्ट में शामिल है ही। यस सर। फिर आपने हिंदी साहित्य क्यों लिया? सर 2 वजह थी। सर पहले सर मैं हिंदी माध्यम चूज करना चाहता था, और सिविल इंजीनियरिंग सर उस समय इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल था, मतलब हिंदी में बहुत अच्छे रिसोर्स नहीं थे। तो सर मैंने मीडियम की वजह से एक ऑप्शन सिविल इंजीनियरिंग का सर मैं परस्यू नहीं कर पाया। दूसरा सर कुछ मेरे दोस्त थे जो यहाँ तैयारी कर रहे थे, सीनियर्स थे सर, वो हिंदी लिटरेचर में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो सर जब मैंने उनकी गाइडेंस ली, और दूसरा सर मैंने हिंदी साहित्य के बारे में सिलेबस पढ़ा या उसकी कुछ बुक्स पढ़ी, तो सर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी आया, और सर मुझे नया पढ़ने का थोड़ा मन था, तो सर इसलिए मैंने हिंदी साहित्य लिया। इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जब लिटरेचर पढ़ता है तो उसे क्या फायदे होते हैं, और कहाँ कहाँ उसको विशेष दिक्कतें आती हैं बाकी लोगों की तुलना में? सर फायदों के संदर्भ में देखा जाए तो सर आचार्य शुक्ल जी ने एक बात कही थी कि जब भौतिक मतलब एक फिजिकल काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलने के बावजूद आदमी में प्रच्छन्नताएं बढ़ती हैं, तो साहित्य मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं मानव मनुष्य को या एक टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे को संवेदनाओं से जोड़ने में अतिरिक्त मदद करता है। हालांकि वो संवेदनाओं से जुड़ सकता है, लेकिन साहित्य सर थोड़ा एक्स्ट्रा एज देता है। सर माफ़ी चाहूँगा सर, सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को साहित्य पढ़ने में? सर जहाँ तक दिक्कतों की बात है तो सर मुझे लगता है सर ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर किसी का पढ़ने में पैशन है या उसको हिंदी भाषा से हिंदी साहित्य पढ़ना चाहता है या इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, तो सर वो पढ़ सकता है। ठीक है सर। अब आलोक जी, आप जिस जनपद से बिलोंग करते हैं वो यस सर, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। ये बात आपको किसने बताई, जन्मस्थली? सर बचपन से ही मैं सुनता आ रहा हूँ। तो बचपन से जो सुनते जा रहे हैं सभी चीजें मानते हैं? यस सर, मतलब एक मैंने जैसा पढ़ा बाद कि सर श्री कृष्ण एक कहाँ पढ़े, ही मैं जानना सर चाहता हूँ इंटरनेट कहाँ पढ़ी कि भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे, उस किताब का क्या नाम है? सर मैंने इंटरनेट में पढ़ा है, हालांकि सर मैंने जैसे कुछ महाभारत वगैरह देखी तो सर वहाँ से नॉलेज मिला। सर इसके अलावा भी सर मैं जब मथुरा जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो सर वहाँ गया तो वहाँ बताया जाता है कि इस जगह श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। हालांकि सर वो जगह वही है, इस पर डाउट हो सकता है। मेरा मत ये है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं नहीं पढ़ा भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, और आप अब तक यस सर, एक बताई हुई मान्यता को यस सर, एक स्वयं एक साधारण तौर पे एक जिज्ञासु नौजवान की जगह आप एक अंधभक्त की तरह जो आपको बताया गया है उसको मानते चले आ रहे हैं। जी सर। सर अगर ये मानते हैं आप इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ, उस तर्क में मतलब आप सहमत हैं? आप एक अंधभक्त ही हैं एक तर्कशील जिज्ञासु नौजवान की स्थान पे? सर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि सर मैंने श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ा कि एक मिथक है, तो सर मिथक के संदर्भ में देखें तो सर जो ना तो पूरी तरह सत्य हो सकता है ना असत्य, तो सर मैं जो जन्म तो की आप बात ये कह रहे हैं कि कृष्ण वाली बात असत्य है? नहीं सर, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, मैं सर ये कह रहा हूँ श्री कृष्ण एक मिथक है। एक मिथक है? हाँ, इतिहास नहीं है?
लेकिन उत्खनन ऐसे बहुत सारे हुए हैं वहां पे यस जो कि कई अन्य समानांतर साक्ष्यों के स्थान पर इस ओर इशारा करते हैं कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति वहां रहा होगा। यस सर, किस नाम के व्यक्ति कोई हो सकते हैं सर, लेकिन जो उनके साथ अलौकिक शक्तियां या इस तरह की बातें जुड़ी हैं सर, उनमें कितनी सच्चाई है सर, इस बात में थोड़ा डिबेट है कि। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए, मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। यस जानकारी है इस तथ्य की? यस। कारण बताइए। जो उसके पास के आगरा में भरपूर बारिश होती है, लेकिन दोनों के वर्षण में, प्रेसिपिटेशन में करीब करीब 30 से 35% का अंतर है करीब, और जबकि दोनों के बीच जो दूरी है वो मात्र 65 किलोमीटर की है। इसका क्या कारण है सर? एक जो मुख्य कारण है, बंगाल की खाड़ी से जब मानसून आता है तो सर मथुरा सबसे पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, तो सर उसकी वजह से जो विशेष कम वर्षा होती है सर। दूसरा सर, मैं आगरा से कम क्यों होती है सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। सर आप मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं, जिसमें आपकी सारी पढ़ाई उत्तर प्रदेश से हुई है, आपने कानपुर से शिक्षा पाई है, जबकि आप मथुरा से हैं। यस। मुझे बताइए कि आप तो सिविल इंजीनियर हैं। यस। ये जो हाल की हाईवे को लेकर सरकार का बार बार घोषणा है कि बहुत तेजी से हम राजमार्ग बना रहे हैं। यस सर। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या किए गए हैं? खासतौर से अगर आप एक्सप्रेसवे को हाईवे से कंपेयर करें, एक्सप्रेसवे की जो संकल्पना है और हाईवे की जो संकल्पना है, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रमुख अंतर है उसमें? सर एक्सप्रेसवे और हाईवे में, सर एक्सप्रेसवे जो हाईवे होता है सर, वो एक हाई स्पीड के लिए मेंटेन किया जाता है, लेकिन सर एक्सप्रेसवे में जो हाई स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो हाईवे की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि सर हाईवे में लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मानी जाती है, लेकिन एक्सप्रेसवे में 120 किलोमीटर तक आप उसको परमिट होता है सर। दूसरा सर, हाईवे में सर मेनली जो कई सारे स्टेट भी कनेक्ट हो सकते हैं सर। एक्सप्रेसवे में मेनली सर 2 स्थानों को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि सर यमुना एक्सप्रेसवे है, वो नोएडा और आगरा को कनेक्ट कर रहा है सर। इसके अलावा सर टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो सर हाईवे में जो रोड बनाया जाता है सर, वहाँ नॉर्मली सर बिटुमिन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं कंक्रीट दिखाई देता है। लेकिन सर एक्सप्रेसवे में लगभग हम सबसे ज़्यादा कंक्रीट जो आरसीसी रोड है सर, उसको प्रेफर कर रहे हैं। क्यूबिक क्यूबिंग पसंद करते हैं आप? यस सर। मुझे बताइए, आप तो इंजीनियरिंग भी करके आए हुए हैं, जो उसके एक्सेस पर जो जॉइंट होता है ताकि दोनों तरफ की मूवमेंट हो सके, वो कौन सा जॉइंट होता है? आप समझ पा रहे? खुला तो होगा, ये हर बार खुलना पड़ता है, शॉर्ट वैसे भी अलग हो जाता है, तो उसके सेंटर से, कोर से जब हम जोड़ते हैं, जॉइंट कौन सा होता है ताकि वो हर तरफ मूव कर सके? पढ़े थे ना जॉइंट्स? यस सर। सर सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। गॉड्स एल्गोरिथम क्या होता है सर? गॉड्स एल्गोरिथम सर, जैसे कि जब क्यूब को ऑप्टिमल मूव्स में सॉल्व कर पाना सर, उसको एक नंबर दिया गया, तो उसको गॉड्स नंबर बोला गया। तो सर जब हम रूबिक्स क्यूब को मिनिमम नंबर ऑफ, ऑप्टिमल नंबर ऑफ मूव्स में सॉल्व कर पाते हैं, तो सर उसको गॉड्स एल्गोरिथम बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट गॉड्स एल्गोरिथम और इट्स जस्ट अ मिथ? सर ऐसा पहले देखा गया सर कि मिनिमम नंबर ऑफ जो मूव्स थे वो पहले लगभग 26 थे, फिर 22 हुए, अभी लगभग 20 हैं। तो सर हम लगातार कम से कम मूव्स में बढ़ रहे हैं, लगभग अभी हैरानी की क्या बात है? जिस एल्गोरिथम से हम स्क्रैम्बल करते हैं उसको ठीक रिवर्स कर दें तो फ्यूएस्ट नंबर हो जाएगा। इसे गॉड्स एल्गोरिथम क्यों कहते हैं? आप समझ पा रहे हैं? यस सर। जिन एल्गोरिथम को आप स्क्रैम्बल करने में करेंगे उसमें इन्वर्स लगाते जाइए तो वापस आ जाएगा। सर ऐसा हो सकता है कि जब जैसा आपने कहा रिवर्स लगाएं, तो सर वो नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ मूव्स ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि जो सर गॉड्स में सर आप उससे भी कम मूव्स में सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताइए 3x3 पे पैरिटी क्यों नहीं होता, 4x4 में होता है? सोचा है कभी? पैरिटी मालूम है? यस सर, पैरिटी। सर अगर 4x4 में देखें तो सर उसमें जो ऊपर वाली लेयर होता है, बीच में सर दो क्यूब्स का सर जॉइंट बनता है सर। एग्जैक्ट रीजन सर मुझे बताइए। आईआईटीएंस बहुत अच्छे क्यूबर रहे हैं। यस। शुभम बंसल और आकाश रुपेला, इन दोनों में क्या मतलब, क्यों इन दोनों को ने लगातार 2 साल तक, 3 साल तक WCA टॉप किया है इंडिया में? क्या है, आप देखिए स्टाइल उनकी। नो सर। नाम सुना है? यस सर। क्या रैंक है इनके?
सर इंडिया में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शिवम बंसल और सर रुसिल दलाल जैसे कुछ लोग बेस्ट क्या रैंक बताइए सर। आपका क्या रैंक है? सर मैंने सर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैं खुद से करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। साहित्य आपका विषय है, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन दलित आलोचक हैं? सर डॉक्टर धर्मवीर। पाठ्यक्रम में मेंशन है ना? सर पाठ्यक्रम में दलित आलोचक नहीं है सर। दलित रचनाकार कोई? सेकंड पेपर पूरा पढ़ा होगा? यस सर। है कोई? सर दलित रचनाकार भी नहीं है। मनु भंडारी के अलावा कोई स्त्री रचनाकार? यस सर। उषा प्रियंबदा। कौन सी कहानी है? मछलियाँ सर। और मुस्लिम रचनाकार? अगर मैं कहूँ कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम मूलतः केवल सवर्ण उच्च जाति के रचनाकारों का जमावड़ा है, तो आप इस आरोप का कैसे प्रतिकार करेंगे या सहमत होंगे? सर इस बात, जैसा कि आपने बताया, कई सारे जो सवर्ण साहित्यकार रहे हैं, सर उसके पीछे एक वजह देखी जा सकती है, क्योंकि कारण तो बात की बात है, पहले कंक्लूजन पे आइए कि ऐसा है कि नहीं है। सर यस सर, काफी जो पुराने समय में देखें लगभग 19 हम तो आधुनिक रचनाकारों की भी बात कर रहे हैं। आधुनिक रचनाकार में तो पर्याप्त रचनाकार हैं सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ रचनाकार सवर्ण हैं, लेकिन अभी देखें तो सर उसमें काफी सारी महिलाएं या दलितों का भी प्रवेश हुआ है सर। उसकी वजह है सर कल्चरल कैपिटल जो होती है सर, वो सवर्ण जाति के। ये विक्टिम ब्लेमिंग, आप कह रहे हैं कि रचनाकारों में ये कुवत नहीं थी। समस्या पाठ्यक्रम बनाने वालों में या रचनाकारों में? आप तो कह रहे हैं सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। आप तो ये कह रहे हैं कि रचनाकार ठीक नहीं थे इसलिए नहीं आ पाए। कल्चरल कैपिटल का सवाल तो यही कहता है ना कि रचनाकार अच्छे नहीं थे इसलिए नहीं आ पाए। सर ये सिर्फ लाने वालों का भी तो दोष होगा। नहीं सर, ये सिर्फ एक वजह है। इसके अलावा भी सर, जैसे कि सामाजिक वंचनाएं होती हैं या सामाजिक रूप से उनको अलग करने का एक प्लान रहता है, तो सर वो भी एक वजह रहती है। चलिए ठीक है मैम। अच्छा आलोक जी, आरक्षण जो है वो जो सामाजिक वंचनाओं की बात कर रहे थे अभी आप, सामाजिक आधार पे होना चाहिए कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए? मैम सुप्रीम कोर्ट का एक राम सिंह वाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो आरक्षण के आधार हैं वो शैक्षणिक और आर्थिक आधार के बजाय कुछ अन्य आधार भी जोड़े जाने चाहिए। मैम वर्तमान अन्य आधार भी जोड़े जाने चाहिए या अन्य आधारों की खोज की जानी चाहिए, मतलब अन्य आधार भी जोड़े जाने चाहिए। आर्थिक आधार मेन आधार रहेगा, बाकी आधार उसमें जोड़े जाने चाहिए? नहीं मैम, उन्होंने ये कहा था कि शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है, इसके अलावा भी कुछ और पिछड़ापन जैसे कि आर्थिक पिछड़ापन हो सकता है, तो उसको भी हमें काउंट करना चाहिए। उसके लिए भी सरकार को कुछ प्रावधान बनाने चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो मैम आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया गया उसको जायज ठहराया जा सकता है। तो आप मानते हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण जो दिया गया है वो ठीक दिया गया है? यस मैम। अच्छा ये बताइए, आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में? मैम इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो सिविल सर्विसेज अपने आप में ऐसी जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है, कैरियर एडवांसमेंट है, और साथ ही एक हम सोसाइटी के लिए, सोसाइटी या नेशन की ग्रोथ में एक भागीदार बनने के लिए भी एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है। दूसरा मैम, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी भी प्रशासनिक जैसे पटवारी रहे, तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं भी सिविल सर्विसेज में जाऊँ और एक अच्छा काम करूँ। क्या प्रेरणा मिली आपको उनसे जिससे आपको लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? मैम मैंने पिताजी को काम करते हुए देखा, जैसे कि जो गांव के स्तर पर देखें तो गांव के लोग हैं, उनकी जो समस्या है, उनका पहला किसी भी समस्या को सॉल्व करने का पहला बिंदु पटवारी होता है। तो मैम उनको देखते हुए जब मुझे जानकारी मिली कि पापा जी से भी ऊपर कई सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और वो बड़े स्तर पर पॉलिसी मेकिंग या बड़े स्तर पर लोगों की समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकते हैं, तो मैम मुझे उस बात से प्रेरणा मिली कि मेरे पिताजी भी सहायता करते हो, मैं ऊपर लेवल पर जाके इसको बेहतर ढंग से आगे बढ़। फिर आपने इतना लंबा रूट IIT ये बीटेक वगैरह करके आने का क्यों सोचा? ये तो आप पिताजी के साथ आप बचपन से ही देख रहे होंगे काम। कब आपने ये सपना सोचा सिविल सर्विसेज में आने का? मैम सिविल सर्विसेज के बारे में मतलब जानकारी तो मुझे कॉलेज के दौरान मिली, हालांकि मैम मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता था पहले से, मतलब दिमाग में था। तो मैम जो IT फेसबुक में अकाउंट है आपका? यस मैम। इंस्टाग्राम?
यस मैम, पर मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ उसको। सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है आपके ऊपर भी और समाज के ऊपर, क्या सोचते हैं आप? मैम सोशल मीडिया का समाज के ऊपर देखें तो दोनों तरह के प्रभाव हैं। जैसे कि अगर पॉजिटिव प्रभाव में देखें तो मैम जो लोग आपस में बातचीत या फिर जो उनके विचार हैं उस जैसे सेम ग्रुपों में बातचीत करने का मौका मिलता है। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी फैलाई जा सकती है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे फेक न्यूज़ जैसी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। तो क्या होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए, क्या पॉलिसी निर्धारित होना चाहिए? मैम मुझे लगता है सोशल मीडिया को प्रॉपर रूप से रेगुलेट किया जाना चाहिए, जिसमें एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, साथ साथ जो यूजर्स हैं वो भी पर्याप्त रूप से जागरूक होने चाहिए कि आपको वो किस तरह की चीज़ों पर जो फेक न्यूज़ है उस पर किस तरह से रिएक्ट करना है। और तीसरे स्तर पर गवर्नमेंट भी इस संदर्भ में कुछ बेहतर रूप से निगरानी, जैसे कि कुछ फेक न्यूज़ कौन फैला रहा है, इस बात में निगरानी की जा सकती है, ताकि जो क्या लगता है आपको? आपने बोला कि इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, तो कैसे करेंगे इसको रेगुलेट? मैम जैसे कि जो अगर फेसबुक वगैरह के जो डाटा सेंटर हैं जैसे कि वो बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं डाटा के बिना हमें रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए अगर हम डाटा को भारत में स्टोर कर पाएँ, जैसे कि मैम जो डाटा बिल आया उसमें इस तरह की बातें की गई हैं, तो अगर हमारे पास डाटा होगा तो हम बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे। नहीं, ये दोनों अलग बातें हो गई। अगर पर दूसरी बात ये भी हो गई कि अगर कोई रेगुलेट करे तो मुझे लगेगा कि भाई ये मेरे अधिकार का हनन है, तो उसको रेगुलेट बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए इस तरह का जो अभिव्यक्ति के प्लेटफॉर्म से। पर आप कहते हैं कि उसमें रेगुलेशन लाना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि ये स्वतंत्रता को बाधित करेगा? रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए जिससे स्वतंत्रता बाधित ना हो। जैसे कि मैम हमारे आर्टिकल 19 में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किंतु उसके साथ कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो मैम इस तरह से रेगुलेट किया जाए कि आपकी स्वतंत्रता भी रहे और लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के प्रावधान भी हो। ठीक है। आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, मुझे ये बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर को आज की स्मार्ट सिटी की योजना से कैसे जोड़ सकते हैं? नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का और आज की स्मार्ट सिटीज की नगर नियोजन को जोड़कर समझाइए थोड़ा। सर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखें तो जो सिटीज़ थी वहाँ स्वच्छता काफ़ी ज़्यादा थी, जो नालियाँ थी उसकी वो प्रॉपर रूप से बनी हुई थी। चलिए पहली चीज हो गई ड्रेनेज सिस्टम। हाँ चलिए दूसरा ऐसे स्पेसिफिक बताइए। दूसरा सर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पानी को स्टोर करने के लिए बेहतर प्रावधान थे, तो सर उसको भी हम स्मार्ट सिटी में। सर तीसरा सर मुझे लगता है कि जो वहाँ पर एयर पॉल्यूशन को लेकर जो उनकी सोच थी, तो सर उसमें एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एयर पोल्यूशन कुछ सोचा सर, जैसे कि जो रोड्स मकान के गेट थे वो रोड के पीछे साइड में होते थे, तो सर हाँ सर, तो एयर पॉल्यूशन के लिए हम कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। सो और मैंने आपको रोड प्लानिंग, बिल्डिंग प्लानिंग, समकोण पर काटना, यस सर, किलेबंदी, ये सब चीजें, कम्युनिटी लाइफ। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, जो उनका रोड सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा प्लान था। एक शब्द आपके सिलेबस में भी है और आजकल चर्चा में, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। यस सर। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अंतर्गत कौन से ऐसे वैश्विक संसाधन हैं जिसे मानवता के संसाधन कहा गया है, रिसोर्सेज फॉर मैनकाइंड, उस पर कोई देश कब्जा नहीं कर सकता? कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज या कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं इंटरनेशनल एथिक्स में? इसी ढंग से इंटरनेशनल एथिक्स में सर स्पेस, सर इन्वायरमेंट एक इंटरनेशनल एथिक्स से जुड़ता है। रिसोर्सेज में जैसे स्पेस आपने बोला, ठीक है, और सर जैसे कि जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है समुद्र में, सर वहाँ फ्री वाटर। अच्छा, और सर जो अंटार्कटिक और आर्कटिक जिस पर वहाँ जो रिसर्च हो रहा है, तो सर इसमें देखा जा सकता है। और कोई मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जोड़ते हो रिसोर्सेज के अलावा? सर जैसे कि शरणार्थियों का मुद्दा, पर्यावरण, मेडिकल ट्रायल्स, और सर जो युद्ध वगैरह किसी में अगर वार्स होते हैं कि कंट्री के बीच में, तो सर ठीक है। ये बताइए कि
कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा जाता है कि वो गर्भ से कब्र तक यस सर। जनता के हितों को देखता है, लेकिन इस बार का बजट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्भ से कब्र तक ध्यान रखने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यस तो आयुष्मान में भी पीपीपी बोल रहे हैं, वो एजुकेशन में भी पीपीपी बोल रहे हैं। तो हर जगह जब लोक निजी सहभागिता आती है तो कल्याणकारी राज्य का स्वरूप बदल जाता है। वो कौन सा राज्य है जिसमें वो बदलता है और कैसे बदलता है? अच्छा, दूसरे तरीके से ये बता दीजिए कि जब लोक निजी सहभागिता मॉडल पर राज्य काम करेगा तो उसके प्रॉस क्या होंगे, कौन से पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, जैसा कि इस बार के बजट में बहुत उल्लेख है? सर, अगर निजी सहभागिता होगी तो पॉजिटिव में देखें तो सर, जैसे कि निजी क्षेत्र में इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सकती है। दूसरा सर, निजी क्षेत्र लगातार किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनाने में या उससे संबंधित रिसर्च करने में एक ज़्यादा आगे रहता है। और सर, इसके कुछ नेगेटिव, जैसे कि जो निजी क्षेत्र होता है वो लाभ की अवधारणा पर ज़्यादा काम करता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग जो पुअर पीपल हैं सर, वो कहीं ना कहीं जो इस चीज़ से थोड़ा नुकसान हो सकता है उनको। बैडमिंटन खेला है आपने, साइना नेहवाल और सिंधु यस सर। की 3 समानताएं और 3 अंतर बताइए। सर, जो साइना नेहवाल का जो लेफ्ट हैंड से जो स्मैश मारती हैं वो सर काफ़ी बेहतर है पीवी सिंधु की तुलना में। दूसरा सर साइना नेहवाल लेफ्ट हैंड से खेलती है? सर, मेरा कहने का मतलब था बैक हैंड हाँ, स्मैश मारती है। हाँ। हाँ, ठीक है। और दूसरा सर, जो पीवी सिंधु की हाइट थोड़ी ज़्यादा है साइना नेहवाल से, तो कहीं ना कहीं सर रीच के मामले में कोर्ट पर वो ज़्यादा बेहतर है साइना नेहवाल से। और सर, जैसे कि पीवी सिंधु अपनी हाइट की वजह से इसमें हाइट हो गया, रीच सर स्मैश मारने में भी उन्हें आसानी होती है। स्मैश आसानी से। और कैरोलिना मार्लिन इन दोनों को क्यों हरा पाती हैं? सर, लगातार, मतलब उनके रिकॉर्ड में आप देखेंगे दे गॉट डिफीटेड रेगुलरली बाय दैट पर्टिकुलर प्लेयर। सर, एक तो उनका हो सकता है कि कुछ दोनों प्लेयर से ज़्यादा बेहतर खेलती हूँ, जैसे कि ये चाहे स्मैश के मामले में हो जाए चाहे रिटर्न्स के मामले में। थैंक यू सर। आलोक, अभी अयोध्या वाला मामला तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की सहमति से सॉल्व हो ही गया है। यस सर। अब मथुरा और काशी बाकी हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यस आपका क्या स्टैंड है, इसके बाद क्या होना चाहिए मथुरा में और काशी में भी? सर, सरकार को कुछ करना चाहिए? सर, मथुरा और काशी में देखें तो सर अभी मथुरा में सर ऐसा आराम से हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह रहे हैं, कोई ऐसा डिस्प्यूट है ही नहीं। तो और जिस दिन हो जाए उस दिन सर, अगर किसी इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सर लॉ एंड ऑर्डर का विषय बनता है, तो जिसको हमें सर पुलिस के माध्यम से निपटना भी चाहिए। भगवान कृष्ण के इलाके से आप हैं, यस सर। क्या है कृष्ण का प्रभाव आप पर और अभी आपके समाज पर? मतलब यदि आपको मथुरा के समाज के बारे में बताना हो कि कृष्ण के व्यक्तित्व का असर आज तक जिंदा है, तो क्या असर दिखते हैं? सर, श्री कृष्ण ने गीता में जैसे कहा था कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो सर मुझे लगता है सर मैं भी इस पर जितना ज़्यादा हो सकता है मैं चलने का प्रयास करता हूँ। दूसरा सर, तो आप इंटरव्यू में उम्मीद नहीं कर रहे कुछ भी? सर, मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि ये एब्सोल्यूट टर्म में सर लागू नहीं हो पाता। सर, दूसरा, जैसे कि स्थित प्रज्ञ की अवधारणा थी, वो सर उसको भी मैं अपने ऊपर अपनाने का प्रयास करता हूँ कि किसी भी विषम परिस्थिति या कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को मेंटेन रख सकूँ। चलिए, ये तो आपके ऊपर हुआ प्रभाव, ये तो आपने तैयार किया हुआ है। अब ये बताएं कि मथुरा के सामान्य लोगों में, समाज में कृष्ण का क्या प्रभाव दिखता है आज के समय में? सर, अगर मथुरा के सामान्य लोगों में देखें तो श्री कृष्ण का जो एक, सर मैं वर्ड याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो कोई बात नहीं। ठीक है आलोक, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं कौन सर? आइए बैठिए। थैंक यू सर। हेलो, पिछली बार कितने नंबर आए थे? सर, पहले दिया था ना इंटरव्यू, हमारे यहाँ भी दिया था। पहले मेरे साथ इंटरव्यू दिया है ना हाँ आपने? सर, 2 बार। कितना नंबर आया था?
सर वहाँ 17 में सर 162 था और 18 में 154। कम हुआ क्यों? सर 18 में सर जो क्वेश्चन पूछे गए वो एक भी मतलब ना करंट से था ना डेप्थ से था, एक तरह से इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो एक वजह थी। और सर जब मैंने पिछली बार हॉबी भी पजल सॉल्विंग भरी थी, रीजन यही था रूबिक्स क्यूबिक, किंतु सर पजल में डाइवर्स चला गया, ये सर एक प्रॉब्लम। रूबिक पढ़ लिया ना ठीक से? हाँ देख लोगे ना? हाँ वैसे सर, पूछा सर तो आपको- इतना ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ फिर सर भी। आप ठीक लग रहा है लोग, ड्रेसिंग सेंस तुम्हारी बढ़िया, एकदम फिट, एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, बातें ठीक से हैंडल कर रहे हो, स्पेशली क्रॉस क्वेश्चंस को भी आप हैंडल ठीक से कर रहे हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने अच्छे से हैंडल किया है। आईएएस क्यों बनना चाहते हो, इसके जवाब में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, थोड़ा और क्लैरिटी की अपेक्षा थी। आपने शायद पूछा था ना ये वैसे। बाकी मुझे तो कुल मिला के बड़ा शानदार लगा, मतलब लाइवली भी हो, थोड़ा सा और अगर हो सके तो और अच्छी बात है, नहीं तो मतलब इस परफॉर्मेंस पे बड़ी बात नहीं कि 180-190 की रेंज आपको मिली जाए, है ना। कोई संयोग भी है थोड़ी भूमिका, अदरवाइज तो ठीक है। मेंस कैसा हुआ इस बार? सर हिंदी साहित्य का ज़्यादा बेटर हुआ है पिछली बार से, और जीएस पे तुलनात्मक रूप से बेटर हुआ है। बहुत बढ़िया है, फिर तो अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है, प्रेजेंस बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, बोलते आप अच्छा हो, बीच में स्माइल भी करते हो, सब कुछ अच्छा है। ये सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान में रख ली ना तो बिल्कुल, ऑलरेडी 2 बार आप इंटरव्यू दे चुके हो, यहीं पर मॉक में इतनी बार तैयारी कर चुके हो, तो अभी आपकी तैयारी दिखाई देती है, वो तैयारी काम में आएगी उधर, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उससे। तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। थोड़ा एक आध बार बहुत भारी उत्तर नहीं भी दे सकते, जैसे कृष्ण का आप जो सामने श्री करते हो कृष्ण ना, मुझे आता भी नहीं है, नहीं तो मतलब थोड़ा interest ही नहीं है सिंपल। सर। अगर तुम दुर्भाग्य से मथुरा से हो तो भाई करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कृष्ण को थोड़ा पढ़ लो। इंटरेस्ट भी नहीं, नहीं है मेरा, आपने सर फिल्म मुझे, गीता मैंने के आज बारे तक में पढ़ लो। महाभारत भी नहीं देखी सर, मुझे मैं बोलना समझ जरूर गया है। था, मैंने पूछा आपने नहीं। जैसे ये कहा कि मेरे अंदर क्या क्या बताया था, तो कई निष्काम कर्म सिद्ध प्रज्ञ है, थोड़ा ज्यादा भारी भरकम हो गया। सर उसके अलावा मिलता भी नहीं मुझे कुछ। बोलो मैं बहुत लाइवली हूँ सर वो शब्द याद नहीं आ रहा था सर, आपने जो लोकरंजन, पूछा था ना, प्रसन्न रहता हूँ, लाइवली रहता हूँ, स्ट्रेटेजिक हूँ। जैसे राम में उतनी स्ट्रेटेजी नहीं है जितनी कृष्ण में दिखती है स्ट्रेटेजी। ये सर दोस्तों का मददगार हूँ, किसी दोस्त को दिक्कत है सबसे पहले पहुंच जाता हूँ, ये सब इस है। टाइप की बातें, छोटी छोटी सर ये बातें। मैंने तैयार किए थे, मैं भूल गया था। और मथुरा के लोगों में क्या खास बात है सर, मथुरा के लोग बहुत बिंदास और मस्त बस किस्म के कृष्ण लोग भी हैं। यही थे। जो मौज मस्ती की संस्कृति हमारे यहाँ है वो कृष्ण से ही कहीं ना कहीं कितना अच्छा linked उत्तर है। है। सर मैं कहना यही चाहता था, पर जो लोक रंजन इस तरह का कुछ शब्द ढूंढना चाहता था वो आया ही नहीं मेरे ये तो दिमाग शब्द में। नहीं ढूंढो ना, ना तो सही, अटको आनंद मत तो इस आएगा, पे, मस्ती क्योंकि- तो आएगा, ये सब और आखिरी उत्तर में ऐसा कर देना बड़ा खराब है, वो आखिरी प्रश्न था। और दूसरा, अगर शब्द ढूंढोगे तो उससे लगेगा कि आप कुछ तैयार करके आए थे जो यहाँ पर भूल गए हो। और सहज तौर पे बोलो, ज्यादा दिमाग मत आपके लगाओ। विचारों में तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव शब्द कुछ ना कुछ मिल जाएगा ना, जब भी कुछ नहीं आपका बोलो, बांसुरी बजाना पसंद करता हूँ, मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ, कृष्ण से मैंने संगीत सीखा है, यस शरारतें सीखी हैं, ये सब बोलिए। बढ़िया, बट यू आर प्रोमिसिंग कैंडिडेट है कुछ। विल डू बेटर। हाँ इस बार होगा यार, कुछ बढ़िया होगा। चलिए, शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।